ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਏਰੀਆ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਆਰਮਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਆਰਮਸ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਫਿੰਗਰ, it is smaller than my finger and I have all the controls in my hand and legs. Number 2, जो inoperable patient थे वो ऑपरेट हो गए। तीजा, ਅਸੀਂ नॉर्मली 1 या 2 दिन ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। कन्वेंशनल सर्जरी we used to keep for 3 to 4 weeks अगर सब कुछ नॉर्मल है, और 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ अगर इम्प्लांट कर दो तब तक ब्रेन एक्टिविटीज़ बहुत चंगी होंगी हैं एंड चाइल्ड गारंटीड गोज टू अ नॉर्मल स्कूल। वो सर्जरीज अब नहीं की जाती, पर बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्जरी सेम है कि टिश्यू हैंडलिंग कितना होनी चाहिए है, आप कैसे अच्छे रिजल्ट दे सकते हो, वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। हाँ, यू हैव टू चेंज विद टेक्नोलॉजी। अब जैसे रोबोट के अराउंड 13-14 मेरे ख्याल ऐसी ट्रेनिंग दी थी, इफ़ आई एम करेक्ट, +- 1 ईयर। तो उस वक्त रोबोट का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। कॉकलियर इंप्लांट जब असी MS कर रहे सी, एक शॉर्ट नोट आंदा हुंदा सी MS कि कॉकलियर इंप्लांट, वो 5 लाइनां पता होंदी सी। हुण कॉकलियर इंप्लांट इज़ डन एवरी डे, रोबोटिक सर्जरी इज़ डन एवरी डे। नाउ वी हैव कन्वर्टेड 90% सर्जरीज टू एंडोस्कोपिक सर्जरी। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हो पंजाब न्यूज़ के नाल। मैं हाँ तुहाडे नाल आकांक्षा। फोर्टिस हॉस्पिटल तुसीं जाणदे हो कि नवीआं तकनीकां दे नाल इलाज करन दे विच फोर्टिस हॉस्पिटल देश दे विच पहले नंबर ते ही आउंदा है, और अपणियां सुविधावां जिहड़ियां ने पेशेंट्स नूं देण दे विच हमेशा ही नवीआं तकनीकां जिहड़ी है उसदी रिसर्च दे विच फोर्टिस हस्पताल जो ग्रुप है वो लग्या रहता है। अज असीं ENT बारे गल करांगे, ENT एंड नैक सर्जरी के बारे गल करांगे। साडे नाल बहुत ही माहर और जिन्हां दा बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है डॉक्टर अशोक गुप्ता, जो कि डायरैक्टर ने ENT हैड नैक सर्जरी दे। इस वेले वो पिछले 6 सालों तो फोर्टिस हस्पताल दे विच सेवावां निभा रहे हैं, और इस तो पहला 32 साल एक लंबा समा जिहड़ा है उन्होंने PGI चंडीगढ़ विखे जिहड़ियां सेवावां ने वो दित्तियां ने। सर दा सब तो पहला मैं वेलकम करदी हाँ। सत श्री अकाल सर, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा पंजाब न्यूज़ ते। थैंक यू। की हाल है सर, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हैगा जी। अच्छा सर, आप गल करते हैं अज रोबोटिक सर्जरी के बारे, जिस दे राही मैं तुहाडा डैमो देख रही सीगी। तुसीं दस्सिया कि पहलां जदों आपां 20वीं सदी दे विच सीगे तां उस तो लैके हुण तक कितना फर्क आ गया जिहड़ा इलाज है या सर्जरी करन दे विच, है ना जी। सो ये काफ़ी चैलेंजिंग हुंदा है, नोज़ दा करना, माउथ दा करना, ईयर दा करना, नैक दा करना, जो सर्जरीज है बहुत चैलेंजिंग होंदियां। पहला बहुत वड्डे इंसिशनस लगदे सीगे, हुण बहुत सारियां जिहड़ियां नवीआं तकनीकां आ गईयां और बहुत अर्ली जिहड़ा हैगा इलाज हो जांदा है पेशेंट दा। तां इहदे बारे तुसीं सानूं डेप्थ दे विच दस्सो। देखिए, तुहाडे क्वेश्चन 2 हो गए। एक तो हो गया नोज़ एंड स्कल बेस। नोज़ एंड स्कल बेस की जब असीं गल करते हैं, ये सारा एंडोस्कोपी नाल एक्सैसिबल है, नॉट थ्रू रोबोट, बिकॉज इत्थे एरिया इन्ना छोटा है और रोबोट दी आर्म्स इस रस्ते चों नहीं जा सकदियां। सो वी ऑलवेज डू एंडोस्कोप असिस्टेड सर्जरीज। नाउ कम्स रोबोट। आई वॉज ट्रेंड अबाउट 1 decade बैक फॉर रोबोटिक सर्जरी अमेरिका के अंदर, और उस वक्त अमेरिका वॉज दी ओनली सेंटर फॉर हैड एंड नैक जिथे रोबोटिक ट्रेनिंग होंदी सी। और अज तक असी ज़्यादा तो नहीं, फिर भी 200-250 केसेस कर चुके हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इन द कंट्री। कैंसर के अंदर रोबोट उत्थे यूज़ हो सकता है जिथे डिजीज़ अर्ली हो, नंबर 2 जिथे इनएक्सैसिबल हो। जिदा सपोज करो बहुत डूंगी कैंसर पे है, पहला जमाने की हुंदा सी कि वो एरिया अप्रोच नहीं हो सकता सी। सिर्फ पेशेंट नूं कहा जाता सी कि बिजली का सेक लग्या, नहीं फायदा होया, सेवा करो। हुण वो एरिया रोबोट के राही एक्सैसिबल है। असी रोबोट के राही 1.5-2 फुट तक मूँह के रस्ते रोबोट की आर्म्स लै जाते हैं। एंड रोबोट की आर्म्स लाइक माई फिंगर, it is smaller than my finger
and I have all the controls in my hand and legs. So I can have 5 controls जो मैं simultaneous robot ਨਾਲ use ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ 5 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ये सारे पैसिव रोबोट है, मतलब इन रोबोट के अंदर कोई मैमरी नहीं होंगी। सो इट हैव यू हैव टू वर्क। नंबर 2 वी हैव अ टीम ऑफ सर्जनस जो पेशेंट के नाल है, सो आई कैन ऑपरेट वाई अ रोबोट सिटिंग अवे फ्रॉम द पेशेंट। मैनू पेशेंट नू हथ लाने की लोड़ नहीं होएगी एंड फ्रॉम देयर आई कैन ऑपरेट। हुण आए रिजल्ट्स बहुत चंगे है अगर इंडिकेशन थोड़ी ठीक है। जे जबरदस्ती कितने भी करोगे फिर तो रिजल्ट अच्छे नहीं होने, बट द रिजल्ट्स आर ओवरऑल वेरी गुड। नंबर 2 जो इनऑपरेबल पेशेंट थे वो ऑपरेट हो गए। तीजा असी नॉर्मली 1 या 2 दिन के अंदर पेशेंट को छुट्टी दे सकते हैं। कन्वेंशनल सर्जरी वी यूज टू कीप फॉर 3 to 4 वीक्स अगर सब कुछ नॉर्मल है। अगर नॉर्मल नहीं है और एक्सटेंड हो गया। Usually I am saying 90% of the situations we don't need blood transfusion। कन्वेंशनल सर्जरी के अंदर 2 या 3 यूनिट अरेंज करने पैंदे हैं। सो सारे एडवांटेज हैं। ओनली थिंग इज यू हैव टू हैव अ स्पेशल ट्रेनिंग। नंबर 2 यू शुड नो व्हेन टू डू एंड व्हेन नॉट टू डू। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 1000 ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 100% ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਹੈ? देखिए कॉकलियर इम्प्लांट एक वो सर्जरी है जो 2 ऑर्गन्स नॉर्मल करेगी। वन इज़ हेयरिंग एंड सेकंड इज़ स्पीच। क्योंकि जो बच्चा सुनेगा वही बोलेगा, जिहड़ा बच्चा नहीं सुनेगा वो नहीं बोलेगा। दिस कॉल्ड ऑडिटरी फीडबैक मैकेनिज्म। व्हेन दी साउंड रीचेस ब्रेन, एक सेंटर होंदा स्पीच सेंटर, वो आवाज़ दे नाल खोलेगा एंड देन द चाइल्ड स्पीक्स। सो व्हेन वी डू अ कॉकलियर इम्प्लांट, वो बच्चे ना बोल सकते ना वो सुन सकते। व्हेन वी पुट अ कॉकलियर इम्प्लांट एंड वी स्विच ऑन आफ्टर 3 वीक्स, that sound which goes to the brain opens up that center and the child speaks and they go to a normal school. Success rate I can say almost 100% if your selection of candidate is good. ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਾਏ ਬਰਥ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਡੈਫ ਐਂਡ ਡੈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखिए 2 टाइप के बच्चे हो गए। एक तो बच्चे हो गए जो कंजेनाइटली डेफ है, एक हो गए एडल्ट। एडल्ट जिन्होंने मशीन नाल फायदा नहीं हो रहा, द एडल्ट हेयरिंग लॉसिस। बच्चे दा द यंगेस्ट चाइल्ड आई हैव ऑपरेटेड इज़ 8 months old। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा लॉ हैगा कि एवरी चाइल्ड हु इज़ बॉर्न ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। that comes in Neonatal screening. deafness free India campaign also, part of Yes, deafness। there's a deafness free। So हम जन्म ते पता लग जाएगा सानू कि बच्चे ने नहीं सुनना। So we have a candidate who is 1 day old and we know this child will require an implant। और 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦੋ ਤਦ ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਗਰੰਟਿਡ ਗੋਸ ਟੂ ਅ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ 32 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰੋਬੋਟ ਅਸਿਸਟਡ ਸਰਜਰੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ MBBS ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ MBBS ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ? जो ट्रेनिंग सानू मिली सी व्हेन वी वर डूइंग MS, वो चीज़ें काफ़ी ऐसी हैं जो अब नहीं होती। वो सर्जरीज अब नहीं की जाती।
पर बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्जरी सेम है कि टिश्यू हैंडलिंग कितना होनी चाहिए है, आप कैसे अच्छे रिजल्ट दे सकते हो, वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं. हाँ, यू हैव टू चेंज विद टेक्नोलॉजी. अब जैसे रोबोट के अराउंड 13-14 मेरे ख्याल से ट्रेनिंग लेती थी, इफ़ आई एम करेक्ट, +- 1 ईयर. तो उस वक्त रोबोट का कोई कंसेप्ट ही नहीं था. कॉकलियर इंप्लांट जब असी MS कर रहे सी, एक शॉर्ट नोट आंदा हुंदा सी MS कि कॉकलियर इंप्लांट, वो 5 लाइनां पता होंदी सी. हुन कॉकलियर इंप्लांट इज डन एवरी डे, robotic surgery is done every day. Now we have converted 90% surgeries to endoscopic surgery. Minimal cut, better results. So technology के साथ अगर आप नहीं change हो सकते, you can't be a teacher. And I'm sorry, I am a teacher. अगर आपको teacher बनना है, you have to learn the latest. And this we have done. ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਨੀ ਗੋਇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਬਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਸੀ, ਉਹ OBS ਸੀਗਾ. ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ENT ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ? ये एक नई प्रॉब्लम है जो विच इज़ मोर इन रिच. जो ओबीज हैं, मोटे हैं, जो स्नोरिंग कर रहे हैं, होता क्या है कि जब हम सो रहे हैं, स्नोरिंग इज़ अ स्मॉल सिम्टम. द बेसिक सिम्टम इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. उसका मतलब होता है कि सोए हुए हमारे ब्रेन को वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए. एंड इन सब पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा, दे आर मोर प्रोन टू कॉर्नरी हार्ट अटैक्स, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़. ये सब सीक्वलीज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की है, क्योंकि ब्रेन इज़ नॉट गेटिंग ऑक्सीजन. हम रोबोटिक के थ्रू सर्जरी करते हैं इसकी, एंड द पेशेंट बिकम्स नॉर्मल. So this is a disease of rich people, and this surgery is very common in developed countries. क्योंकि वहाँ पे people eat lot of chocolates and they are obese. They junk food इंडिया में भी है, कोई मेरे से पूछ रहे थे आज, वहाँ भी खाते हैं लोग, ऐसा नहीं है वहाँ नहीं खाते. So जो भी obese होगा, ये disease obese में ज़्यादा होती है. डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ you are serving as ਲਾਈਕ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ENT ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ. ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ. ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ? You have touched my heart. Indian doctors are preferred in America. I am proud to say. I know that. Proud to say they are preferred. क्यों प्रेफर होते हैं? बिकॉज हमारी एक पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच है, हम इन्वेस्टिगेशन बेस्ड अप्रोच नहीं है. आप बाहर की कंट्री में चले जाओ, वहाँ इन्वेस्टिगेशन बेस्ड अप्रोच होती है. सो वी अप्रोच द पेशेंट, वी हैव socially sympathetically attached with the patient. We listen to the patient. We make 90% diagnosis talking to the patient. We don't base on investigation. We do investigation to confirm it. European system, we based on computers कि ये लिस्ट ऑफ सिम्टम है, ये इन्वेस्टिगेशन करो, ये डायग्नोस होगा. सो वो रिवर्स है. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫॉरमोस्ट प्रायोरिटी ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ? देखिए, ਔਰ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? नहीं, वी नीड टू हैव इम्प्रूवमेंट, ये कोई शक नहीं. हम इंडियन सेटअप को अमेरिकन सेटअप से नहीं कंपेयर कर पाएंगे. क्वेश्चन इज़ पॉपुलेशन. अब आई गो टू येल, इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़. वहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको 6 पेशेंट देखने हैं. हमें लगता है 6 पेशेंट, हम तो फ्री हो गए. यहाँ पे अगर आप 100, 150, 200 पेशेंट नहीं देख रहे तो आपको लगता है आपने कुछ किया ही नहीं, बिकॉज दैट्स अ वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स वी हैव. सो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस. नंबर 2, आपकी स्किल भी उतनी इम्प्रूव होगी, जितने आप एक्सपोजर होगा वही स्किल होगी. नंबर 3, टेक्नोलॉजी, येस दे आर मोर एडवांस देन अस. दे आर, एवरीथिंग इज डिजिटल. You get मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट with
पर्सन विद द मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट, आप बोलते जा रहे हो, वो टाइप करता जा रहा है. वी डोंट हैव दोज फैसिलिटीज, बट सीइंग आवर पॉपुलेशन वी कैन नॉट डू बेटर देन दिस. Yes, we need to improve, we are improving. But seeing our population, we have to adopt to these systems. We cannot see 6 patients in a day. सानू देखने पैणगे 200 पेशेंट. जे 200 पेशेंट नहीं देख रहे तो where the population is going to go? So that is the basic difference. ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. मैं एक ऐड करा छोटी जी गल. ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ. मैं अबाउट 20-22 साल पुरानी गल कर रहा. ਅਸੀਂ एक पेशेंट एक पेपर लिखा सी, रिसर्च पेपर. उसके अंदर हमने कोई 60 या 62 पेशेंट का डाटा भेजा. दिस पेपर वॉज रिजेक्टेड. और 1 साल के बाद हमारे यहाँ पीजी में हम बाहर की फैकल्टी को इनवाइट किया करते थे फॉर लेक्चर. एक पेशेंट बुलाया हमने, ही स्पोक, मॉर्निंग में आया, ही से डॉक्टर गुप्ता आई वांट टू सी योर ओपीडी. मैं से कम. हाउ यू मैनेज दिस ओपीडी? इज ह्यूज ओपीडी. देन ही सेड कि आपका एक पेपर आया था मेरे पास और मैंने रिजेक्ट कर दिया था इसलिए कि 60 पेशेंट नहीं हो सकते, और मैं आज देख रहा हूँ 60 पेशेंट तो आप एक दिन में देखते हो. सो दैट इज़ अ डिफरेंस एंड इट्स अ रियल स्टोरी. ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆંકੜੇ ਉਹਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਵਧੇ ਨੇ? वो वध गए. ਵਧ ਗਏ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮਾਊਥ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਊਥ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? देखिए, जितने माउथ कैंसर के तो ऑन एनी एवरेज ओपीडी वी हैव 10 to 15 पेशेंट्स, न्यू पेशेंट्स, not in follow-ups. So this is a large percentage. एवरी डे. Now question is कि ये जितने फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग, टोबैको चूइंग, या दे प्रीडिस्पोज टू कैंसर, पर कुछ जेनेटिक भी होंगे जिन्हां च ये नहीं है. सबसे हमारी जिस एरिया असी बैठे है, टोबैको चूइंग इज इंक्रीजिंग, स्मोकिंग इज इंक्रीजिंग, हुक्कास आई डोंट नो व्हाई इट इज बिकमिंग मोर पॉपुलर. You go to a school, ट्रेंडिंग. yeah, in any party you go, you find hookah, and these are all carcinogenic. We know it, still we use it. ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਪੀਪਲ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰੋ ਕਿ ਇਫ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਮੋਕਿੰਗ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟਾਕ. ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਐਨ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸਟੈਪਸ. ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਨਡ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਘਟੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ. ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸੀ, ਮਦਰ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਏ. बट ये बहुत सरप्राइजिंग है कि कैंसर भी जेनेटिक है. आजकल मैक्सिमम वर्क ऑन जेनेटिक्स हो रहा है जी. आज आप 3 महीने के बच्चे को जो अभी पैदा नहीं हुआ 3 months इंट्रायूट्राइन वी कैन से कि इनू कैंसर होएगा या नहीं होएगा. साइंस हैज़ रीच टू दैट लेवल. ग्रेजुअली क्योर भी आएगा. मैक्सिमम रिसर्च इज गोइंग ऑन कैंसर. ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਥ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਜਰੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? मैम वी हैव 4 stages. बेस्ट रिजल्ट स्टेज पे तुसी कर दे. हाँ जी, बेस्ट रिजल्ट किसके आते हैं? अगर आप एन ब्लॉक कैंसर को निकाल दो. एन ब्लॉक मीन्स कैंसर एंड 1 centimeter around the cancer. This means एन ब्लॉक कैंसर has been removed, followed by additional treatment in the form of radiation and chemotherapy. ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ 4th ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ. डिपेंड करता है जी एरिया टू एरिया. अगर कैंसर कोई वाइटल एरिया ਨੂੰ इन्वॉल्व कर रहा है, लाइक कैरोटिड आर्टरी इन्वॉल्व है, वो एक आर्टरी है जो हार्ट और ब्रेन में ब्लड सप्लाई को देती है. वो सिचुएशंस है कि व्हेन सर्जरीज कैन नॉट पॉसिबल. द बेस्ट रिजल्ट कम्स अगर सर्जिकली ट्यूमर निकाल दिया. छोटी सी एग्जांपल लो, सपोज आई हैव टू ब्रेक दिस स्टोन दिस मच बिग. यू कैन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break this. Suppose I have this much stone, I less energy. So अगर हमने ट्यूमर निकाल दिया, एन ब्लॉक निकाल दिया, so हम कीमो को एक माइक्रोस्कोपिक डिजीज के लिए यूज कर रहे हैं, नॉट टू रिड्यूस दैट.
So the best result comes if you are able to en bloc remove a cancer. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਕਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ 4th ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? It is difficult to answer about somebody. मेरा ये मानना है कि बीमारी का इलाज बीमारी से। ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। मैं पढ़िया जी। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। मैं वही बता रहा हूँ जी कि एक बीमारी को एज ए बीमारी लेना चाहिए कि हम बीमारी को एज ए बीमारी ट्रीट करें और बाकी चीज़ें गुड डाइट डेफिनेटली हेल्प्स, इम्यून सिस्टम इज़ इम्प्रूविंग बट द डिजीज़ हैज़ टू गो। ਸੋ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨੇ ਲੈਮਨ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ I don't, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨੇ? they are immunity, they cannot cure cancer. जिस दिन क्योर कर देंगे they will get the world's top award, but you have to have proof to it कि मैंने ये दिया और ये देखो 100 बंदों में कैंसर ठीक हो गया। आइसोलेटेड केसेस के बारे में नहीं कमेंट करना चाहिए क्योंकि इट हैज़ टू बी लार्जर पॉपुलेशन। आई एम श्योर कि अगर ऐसी कोई चीज़ निकल जाए ही बिकम्स द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਰਟਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਲਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਸਟ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਜੀਆਈ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਈਡਰੋਨੀਫਰੋਸਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? मेरा ख्याल है आयुष्मान नहीं चलता, इंश्योरेंसेस चलती हैं सारी चलती हैं। नो अगर हम ना फाइनेंशियली, आपने मेरे से पूछा, बिल्कुल। अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में एवरेज 3 हफ्ते रुके हुए हैं, सो 3 हफ्ते में दवाइयाँ भी चल रही हैं, मेडिसिन भी चल रही हैं, 2 रिश्तेदार भी हैं और आप रोबोटिक करा के 2 दिन में जा रहे हो, अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे ये रोबोटिक से कम खर्चा आएगा, ये बिल्कुल कैलकुलेटिव है। प्रॉब्लम रोबोटिक में क्या है कि रोबोटिक की जो आर्म्स हैं दे कॉस्ट फ्रॉम 60,000 to 1 लाख, और वो एक फिक्स्ड आर्म्स हैं। जैसे सीज़र ले लो, सीज़र नॉर्मली हम जो आम सीज़र यूज़ करते हैं 200 पेशेंट में भी है। रोबोटिक सीज़र अगर 10 एप्लीकेशन है तो 10 के बाद रोबोट एक्सेप्ट नहीं करेगा, यू हैव टू थ्रो इट। सो प्रिसीजन है तो वो उसकी कॉस्ट भी है, और पीजीआई में भी वी यूज टू चार्ज फॉर रोबोट पर आर्म, सो वही है। बट अगर हम ओवरऑल खर्चा देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। कितना फिर भी रोबोट का मतलब फॉर एन एवरेज सर्जरी, लेट्स से वी हैव टू डू ओरल कैविटी with 2 days stay, it should not be more than 2.5 with robot using 3 arms. ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? They are covered in insurance. बहुत बहुत और शुक्रिया। अगर पीजीआई भी कराते हैं तब भी 1.5-2 लाख आएगा, इतना आएगा? क्योंकि वही बताया ना कि उसकी आर्म्स डिस्पोजेबल है। ਪਰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਿਸ ਓਨਲੀ। I'll do everything for any patient. ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ Thank you.